जी दोस्तों, तो हमारे सीरीज का नेक्स्ट और एक तरीके से लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 148, जिसको हम शॉर्ट में कह के चलते हैं कॉस्ट ऑडिट। ऑल्दो इसका जो पूरा नाम है वो नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। मतलब कुछ कंपनीज को ऐसा कहा जा सकता है कि भैया आप ऑडिट का मतलब कॉस्ट का कुछ रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखो, और उन रिकॉर्ड्स का ऑडिट एक तरीके से करेगा हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट। तो उसकी पावर रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्पेसिफाई करेगा कि किन किन लोगों का कॉस्ट ऑडिट होना है। ठीक है ना। तो ये पावर के ऊपर डिस्कस की जाती है सेक्शन नंबर 148 के अंदर। ये सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है, आपके यहाँ पे थोड़ा सा कवर किया गया है, और रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो आपके ऑडिट में कवर किया गया है। उसके बारे में क्या जानकारी है वो भी मैं आपको एट द एंड बता दूंगा कि क्या क्या पोजीशंस हैं जो कि आपकी ऑडिट की है। ठीक है जी, बात करते हैं इसमें। तो ये सेक्शन बेसिकली क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकती है किसी भी कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को कि भैया तुम ना अपने मटेरियल, लेबर या फिर जो भी कॉस्ट के आइटम्स होते हैं उसके रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखो एक स्पेसिफाइड तरीके से। मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहा है कि आपको सेक्शन नंबर 128 के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, तो उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डायरेक्शन दी जाएगी कि आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट रिकॉर्ड को भी, और किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो अपने मटेरियल को, लेबर को, क्या आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स वगैरह है। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज है वो सारे आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसको भी बाय वे ऑफ डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है ना। किन को कहा जाता है, तो इसमें कुछ कंडीशंस आती है कि किसी का नेटवर्थ एज में भी प्रिस्क्राइब जितना भी होगा उससे बियॉन्ड जाएगा तो उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा। किसी का टर्नओवर एज में भी प्रिस्क्राइब से बियॉन्ड जाएगा तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं कि कोई सी कंपनी ऐसी है जो रेगुलेट होती है किसी भी स्पेशल एक्ट के द्वारा, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, आपकी बैंकिंग कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, तो कहा गया कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऑर्डर को इशू करने जाएगी तो उससे पहले वो कंसल्ट करेगी उस रेगुलेटरी बॉडी से। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर कोई ऑर्डर पास करने जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है IRDA से एक बार कंसल्ट कर लेगी, और उससे कंसल्ट करने के बाद ही वो ऑर्डर को पास करेगी। मतलब कंसल्टेशन होना जरूरी है अगर स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी आपकी बनी हुई है तो। ठीक है। किन किन को कहा जाएगा कि भैया आपके कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ नेटवर्थ और सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर की भैया इसके बियॉन्ड आपका नेटवर्थ होगा तो ही आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता है, और इसके बियॉन्ड आपका टर्नओवर होगा तो ही आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता है। तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स है, बेसिकली कॉस्ट ऑडिट रूल्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट करेगा कौन। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा कंपनी ऑडिट करता है, वैसे ही जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं कॉस्ट ऑडिट के लिए। मतलब कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करेगा, तो यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपॉइंट किया जाएगा वो किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। बाकी इसका कुछ मैनर बताया गया है रूल नंबर 14 के अंदर। रूल नंबर 14 क्या बताता है कि कंपनी में दो सिचुएशन हो सकती है, जो कि आपको पहले भी पता है कि कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है या ऑडिट कमेटी नहीं है। तो देखा है आपने कि सेक्शन नंबर 177 के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, कुछ कंपनीज को नहीं करना होता। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी बोर्ड को, किस चीज के लिए, कि भैया इस कॉस्ट अकाउंटेंट के इंडिविजुअल को या फिर इस कॉस्ट अकाउंटेंट के फॉर्म को हमें कॉस्ट ऑडिट के लिए अपॉइंट करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन दिया जाएगा बोर्ड को, बोर्ड उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करेगा, और उसको अगर लगता है कि रिकमेंडेशन ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपॉइंट करेगा किसको, या तो इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट को या फिर किसी फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को जो कि प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे। जो रेम्यूनरेशन है उसके रिगार्ड में भी रिकमेंडेशन देगा कौन, हमारा ऑडिट कमेटी, और उस रिकमेंडेशन को भी कंसीडर करेगा हमारा बोर्ड, और आफ्टर दैट उसके ऊपर वो अप्रूवल देगा कि हाँ जी जो रिकमेंडेशन दिया गया है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। उस अकॉर्डिंग ही तय किया जाएगा कि उस कॉस्ट अकाउंटेंट की रेम्यूनरेशन क्या होगी, ईदर इंडिविजुअल और फॉर्म। ठीक है जी। अगर बात करते हैं कि हमारे पास ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ऑडिट कमेटी अगर नहीं है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड खुद ही कंसीडर करेगा कि किसको अपॉइंट करने की आवश्यकता है, और उसकी रेम्यूनरेशन जो होगी वो भी खुद ही कंसीडर करेगा हमारा बोर्ड, और जो भी उसने कंसीडर किया होगा, जो भी फाइनलाइज किया होगा, उसके ऊपर एट द एंड हमारे जनरल मीटिंग के अंदर रेटिफिकेशन दिया जाएगा किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, कि भैया ये अपॉइंट किया गया और ये रेम्यूनरेशन है वो रेटिफाई होना चाहिए किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो इसी चार्ट को यहाँ पे बता दिया गया, क्या बताया गया कि अगर ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो क्या होगा, राइट साइड। अगर नहीं है तो आपको पता ही है कि बोर्ड अपॉइंट करेगा, और जो भी रेम्यूनरेशन होगा उसको रेटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। अगर ऑडिट कमेटी है तो क्या होगा, तो यहां पे भी बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन किसकी होगी, हमारी ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी साथ में रेम्यूनरेशन के लिए भी रिकमेंड करेगी कि भैया ये रेम्यूनरेशन होना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर का। जो भी रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी करेगी उसको हमारा बोर्ड कंसीडर करेगा, एंड आफ्टर दैट अप्रूवल देगा उसके ऊपर
एंड जो भी एट द एंड फाइनलाइज किया गया होगा बोर्ड के द्वारा, उसके ऊपर भी हमारा रेटिफिकेशन होगा किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा इन जनरल मीटिंग। नाउ अगली बात आती है, जैसे आपने देखा है कि सेक्शन 139 में सेक्शन 139 के अंदर हमारे कंपनी ऑडिट को अपॉइंट किया जाता है, कंपनी ऑडिटर को। तो जो कंपनी ऑडिटर हमारा अपॉइंटेड है उसमें भी हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कि भैया जो कंपनी ऑडिटर होता है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, वो इंटरनल ऑडिटर भी नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये बात आती है कि भैया जो हमारा कंपनी ऑडिटर होगा एज पर सेक्शन नंबर 139 वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता एज पर सेक्शन नंबर 148। मतलब कि दोनों लोग ये सेम नहीं हो सकते, जो हमारा कंपनी ऑडिटर है वो कंपनी ऑडिटर रहेगा, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, और जो कॉस्ट ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर ही रहेगा, वो कंपनी ऑडिट के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बात आती है कंप्लायंस को लेकर, तो जैसे आपने देखा है कि कंपनी ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, सेम वे में कहा जाता है कि जो कॉस्ट ऑडिटर है उनको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होती है, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सेम तरीके से कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए किस तरीके से किया जाएगा उसके ऊपर कई सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इशू किए गए। इशू किसके द्वारा किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWAI कहते थे बेसिकली, आज के टाइम पे इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इशू करते हैं, ऐसे कह लो कि स्पेसिफाइड करती है कौन, ICWAI, और उसके ऊपर अप्रूवल देता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक बार अप्रूवल मिल गई तो वो नोटिफाइड हो जाते हैं, और उन सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होता है किसको, ऑडिटर को, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉस्ट ऑडिट। मतलब कॉस्ट ऑडिट करने के दौरान इन सारी चीजों की कंप्लायंसेस को चेक करना जरूरी होता है। फिर बात आती है एक क्लैरिफिकेशन वाली लाइन की भैया ऐसा ना समझ लेना कि जो आपको ऑडिट करवाया जा रहा है कंपनी ऑडिट वाला, तो कंपनी ऑडिट अगर हो रहा है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, और कॉस्ट ऑडिट अगर हो रहा है तो कंपनी ऑडिट नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो सारी कंपनी जो कि कंपनी ऑडिट भी करवाती हैं, अलॉन्ग विद दैट उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कॉस्ट ऑडिट की। मतलब दिस इज इन एडिशन टू कंपनी ऑडिट, ऐसा नहीं है कि उसका सब्सटीट्यूशन है, ये उसके एडिशन में है, मतलब कि दोनों ऑडिट भी करवाना आपको पड़ सकता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, इन सभी चीजों की। तो आपको यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि जो जो चीजें आपने देखी है, मतलब जो क्वालिफिकेशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पावर, जितनी चीजें आपने देखी है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी ऑडिट, वो सारी की सारी अप्लाई होती है कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी। मतलब जो भी राइट्स ड्यूटीज होती है कंपनी ऑडिट की, वही सारी राइट्स ड्यूटीज होती है हमारी कॉस्ट ऑडिट के ऊपर भी। मतलब सेक्शन 148 जो है वो सेम टू सेम सारे क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सारे के सारे सेम टू सेम उठा लेता है। फिर कहा जाता है कि भैया कंपनी की ड्यूटी है क्या, कि हर टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, हर तरीके से असिस्ट किया जाए कॉस्ट ऑडिटर को, ताकि वो अपने कॉस्ट ऑडिट को सही तरीके से समाप्त कर सके। अच्छा जी, कॉस्ट ऑडिट हो गया। अब क्या होगा, तो जब कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो एक रिपोर्ट कंपाइल की जाएगी कॉस्ट ऑडिटर के द्वारा, और वो रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा किसको, बोर्ड को। मतलब एक रिपोर्ट बनाएगा और उसको वो हैंड ओवर कर देगा बोर्ड को। अब बोर्ड के पास वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आ गया, अब बोर्ड क्या करेगा, तो बोर्ड को 30 दिनों के अंदर अंदर उसको भेजना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब जो बोर्ड है हमारा वो 30 दिनों के अंदर उस रिपोर्ट को देखेगा। उस रिपोर्ट में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें लिखी हुई है, कोई भी ऐसी जानकारी लिखी हुई, कोई भी एडवर्स रिमार्क है, तो उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा कि भैया ऑडिटर साहब ने ये कहा, आप जवाब दो, ऑडिटर साहब ने ये कहा, आप जवाब दो। सारी जवाबदाही को वो कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट, मतलब कि उसके अंदर हमारा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तो होगा ही होगा, अलॉन्ग विद दैट जो भी इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, वो सारी चीजों को कंपाइल करते हुए 30 दिनों के अंदर अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसको फर्निश कर देगा। फर्निश कैसे किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भेजा जाता है उसके लिए कहा गया कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्म होगा जो कि आप फाइल करोगे, ये आप करोगे XBRL फॉर्मेट के अंदर। मतलब XBRL की टेक्सोनॉमी को यूज करोगे जो कि प्रोवाइडेड एनेक्शन नंबर 3 के अंदर। और उस बेसिकली क्या है, एक XBRL फॉर्म है, जैसे कि आपने पीछे भी देखा है कि भैया कुछ बड़ी कंपनीज को XBRL फॉर्म यूज करना होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि कॉस्ट ऑडिट एक तरीके से बड़ी कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, तो उनको जो फाइलिंग करनी है इसके रिगार्ड में वो करनी है आपकी XBRL फॉर्म के अंदर। और वो फॉर्म नंबर क्या होगा, फॉर्म नंबर होगा आपका CRA4। ठीक है, तो CRA4 है जो कि फॉर्म नंबर है, ई फॉर्म है बेसिकली, जो कि एप्लीकेबल हुआ आपका 1 अप्रैल 2014 से, जब से ये एक्ट लागू हुआ। तो उसी फॉर्म को फिल करते हुए आपको फाइल करना है, फर्निश करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर बात आती है कि आपने फाइलिंग कर दिया, आपने रिपोर्ट दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको इशू कर सकता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन दो, ये एक्सप्लेनेशन दो, और जो भी आपको टाइम प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो होगी वो प्रोवाइड करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर कि भैया आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया सेक्शन 148 का, तो क्या होगा, तो कहा जाता है कि जो भी कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर सेम टू सेम प्रोविजन लगेगा जो कि सेक्शन 147 का सब सेक्शन 1 लगाता है। मतलब जो वहां पे पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है वही सारी की सारी एप्लीकेबल हो जाएगी कंपनी और
हमारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। बात करते हैं अगर हम ऑडिटर के ऊपर, जो बेसिकली कॉस्ट ऑडिटर है, तो वहां पे भी आपने देखा हुआ है कि सेक्शन आपका 147 का सब सेक्शन 2 और 3 जो है वो बात करता है ऑडिटर के डिफॉल्ट के ऊपर। तो जो वहां पे ऑडिटर के डिफॉल्ट के ऊपर पनिशमेंट है, वो सारी की सारी पनिशमेंट एज इट इज एप्लीकेबल हो जाती है सेक्शन 148 के केस में भी कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर। अच्छा जी, फिर बात आती है क्या कि सेक्शन 143 के अंदर कुछ आपने देखी है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑडिटर की। तो आपने वहां पे भी जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि ड्यूटीज के अंदर जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होता था कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना, 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से कम। उसमें आपने उस वाले पैराग्राफ को जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि ये रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी आती है, अलॉन्ग विद दैट सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर भी आती है, जो कि सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सेम चीज यहां पे भी कह रहा है कि भैया सेक्शन 143 के जो प्रोविजंस है वो मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर भी, जो कि कॉस्ट ऑडिट को कर रहा है एज पर सेक्शन नंबर 148। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूं आपको कि इसके अंदर जो आपको चीजें बताई गई उसमें कई सारी चीजें अधूरी थी। कई सारी चीजें क्या अधूरी थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होगा वो कौन मेंटेन करेगा, आपको नहीं पता लग पाया। आपको ये बता दिया गया कि भैया नेटवर्थ एज में भी प्रिस्क्राइब, टर्नओवर एज में भी प्रिस्क्राइब। आपको कंपनी लॉ के अंदर इसी आंसर को लिखना है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे पता लगा, CRA 4 होता है जिसके थ्रू आप फाइलिंग करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का भी एक फॉर्म होता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे 4 फॉर्म होते हैं, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4। अब इन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। द थिंग इज कि आपको काफी कुछ यहाँ पे बता दिया गया है सेक्शन 148 के बारे में। जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो आपको बताया हुआ है आपके ऑडिट के सब्जेक्ट में, जो आपको इसी साथ में एक ऑडिट का सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। वहां पे कंपनी ऑडिट के एरिया के अंदर आपको कॉस्ट ऑडिट का भी वहां पे हिस्सा है और उसके अंदर इसी चीज को काफी इन डेप्थ बताया गया है। इतनी बातें तो है ही हैं, इसके अलावा एडिशनल बातें भी हैं। तो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दिस इज इनफ। मतलब ये बातें जो यहाँ पर बताई गई है ये काफी, आप लॉ के किसी भी आंसर को इससे कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको इसके एडिशनल जानना हो या फिर इसको आपको कनेक्ट करना हो किससे, अपने ऑडिट से, और पूरा एक कॉस्ट ऑडिट को खत्म करना हो, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑडिट पढ़ना पड़ेगा ऑडिट वाले के लिए। अब उसके लिए मैंने क्या किया, तो मैंने आपको लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड किया जिसके अंदर आप देखेंगे कि आप जब इंटर वाले कॉलम में जाएंगे कि सीए इंटर या सीए में इंटर, तो उसके इसमें आपको एक ऑडिटिंग का लिंक दिखेगा। उस ऑडिटिंग के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको ऑडिट की कुछ वीडियो दिखेंगी जो कि बेसिकली कंपनी ऑडिट की वीडियोस है। आपको बाकी सारी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आप छांट के जो कॉस्ट ऑडिट का वीडियो होगा अगर आप उसको देख लोगे तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी हमने सेक्शन किए वही सेक्शन वहां पे भी है, लेकिन वो ऑडिट की बुक से है और थोड़ा सा उसका मैनर डिफरेंट है, ऑडिट के प्रोस्पेक्ट से है बेसिकली। लेकिन कॉस्ट ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बस उस लौती वीडियो को और देख लेना, तब जाके आपको लगेगा कि सेक्शन 148 आपको तमीज से आ गया। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब वर्ड लिख दिया गया ना, तो उससे थोड़ा मन में कंफ्यूजन रह जाता है। चलिए, ये सारी बातें थी हमारी सेक्शन 148 तक। आई होप आपको सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक जितनी चीजें बताई गई है वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। पूरी कोशिश की गई है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए आपके मॉड्यूल के हिसाब से। अलॉन्ग विद दैट जो भी क्वेश्चन आंसर थे उसकी प्रैक्टिस भी कराई गई। थोड़ी बहुत टिप्स सुझाव जो होंगे वो भी मैं एट द एंड दे दूंगा आपको इसकी कंपाइलेशन में दिख जाएगा या फिर इसके फर्दर 1-2 वीडियो के अंदर दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से रिवाइज करना है। बट एक बहुत सिंसियर एफर्ट था ताकि आपको ये पूरा कंप्लीट लॉ कवर कराया जा सके एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है। अच्छे से इस वीडियो को कवर करें, 1-2 बार अगर रिवाइज करने की जरूरत है तो वो रिवाइज करें। रिवाइज करने की कुछ टिप्स मैं आपको अलॉन्ग विद और दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, ऑब्वियसली यूजफुल मेरे हिसाब से तो है ही, बट अगर आपको भी लगता है कि यूजफुल है तो इसको ऑब्वियसली शेयर करो आप उन सभी लोगों के साथ जिनको स्पेशली इनकी जरूरत है, जो कि क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो ताकि उनका भी काम हो जाए। मेरे हिसाब से मोटा मोटा ये 30 से 32 घंटे का अप्रॉक्स पूरा लेक्चर था पूरे कंपनी लॉ का। अगर इसको मैं कंपाइल करूंगा, एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पे, जिसमें कि 32 घंटे के अंदर ये पूरा लगभग कवर हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कि आप इसको फर्स्ट टाइम भी स्टडी कर सकते हो और एट द टाइम ऑफ रिवीजन भी अगर आप चाहो तो आप इसको कवर कर सकते हो। रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड में कर लोगे। ऑल्दो मैं खुद एक स्पीड अच्छी मेंटेन करके रखता हूं, बट स्टिल आप रिवाइज करते हो थोड़ा सा फास्ट स्कोर कर सकते हो और उस तरीके से आपका ये जो होगा ये 22 से 25 घंटे में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा कंपनी लॉ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 148 और यू कैन से ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पस ऑफ इंटर स्टूडेंट्स। फाइनल में आप इसके आगे जाके और चीजों को पढ़ेंगे, देखते हैं। जब तक आप शायद फाइनल में पहुंचो तब तक हो सकता है कि मैं उन वीडियोस को भी कवर कराऊं, बट फिलहाल के लिए ये सीरीज हमारी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी।